जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो रेड एंड व्हाइटनी अंदर अने एसआईयू यूनिवर्सिटीनी अंदर તમે લોકો અભ્યાસ કરો છો। 5 તારીખથી તમારા લોકોની એક્ઝામ્સ ચાલુ થઈ રહી છે। તો સૌથી પહેલાં તો સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી તરફથી બધાને બેસ્ટ ઓફ લક। હવે વાત કરીએ એક્ઝામિનેશનની। તો તમારા એક્ઝામિનેશનની અંદર ટોટલ 100 માર્ક્સનું પેપર રહેશે, જેની અંદર તમને 10 ક્વેશ્ચન આપવાના હશે, જેમાં 1 થી 2 કે 3 ક્વેશ્ચનની અંદર તમને અથવાનો ઓપ્શન પણ મળી રહેશે, પરંતુ ટોટલ 10-10 માર્કના 10 ક્વેશ્ચન છે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય તમારો એની અંદર। હવે 10 ક્વેશ્ચનની અંદરથી સિલેબસની વાત કરી લઈએ। તો સિલેબસમાં તો શું છે કે લાસ્ટ લેક્ચર સુધી જે ચાલેલું છે આપણું, એનો કમ્પ્લીટ સિલેબસ છે। અને હું તમને વારા ઘડીએ એક વસ્તુ કહું છું કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન 10માંથી આપણા સિલેબસની બહારનો નથી, જેમ કે એટલે કે મેં તમને જે ભણાવેલું ના હોય એમાંથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં કોઈ પણ લેક્ચર બહારનો આવશે નહીં। તો આ વાત થઈ ગઈ આપણી એક્ઝામિનેશનની। હવે એક્ઝામિનેશનમાં શું તમારે કરવાનું છે, તો એકદમ શાંતિથી અત્યાર સુધીના આપણે જે પણ કંઈ લેક્ચર ભણેલા છે, આઈ થિંક 10 કે 12 લેક્ચર જેટલા થયેલા છે, એ બધા લેક્ચરનું એકવાર રિવાઇઝ કરી લો। બધા લેક્ચરનું રિવાઇઝ કરી લેશો ને એટલે તમને શું થશે કે રિકોલ થઈ જશે ઝડપથી, અને એક્ઝામની અંદર એ જ વસ્તુ આવવાની છે। હા, પીપીટીની અંદર શું હશે કે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આપણે કવર કરેલું હશે, પણ તમારે ક્વેશ્ચન છે 10 માર્ક્સનો, એટલે તમારે એને થોડુંક લંબાવવું પડશે। જે વસ્તુ છે તમને ફેક્ટ કહું છું કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ છે, હા નો ડાઉટ એટલું લખશો, પણ લેન્થ નહીં હોય તો તપાસનારને શું થશે કે આને સવાલ આવડતો નથી, કારણ કે તપાસવાની વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી। એ કંઈ બાર યુનિવર્સિટીમાં જવાનું હોય છે, પણ લખી તો આપણે શકીએ છીએ। એટલે મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમારે એવું જ રાખવાનું છે કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખો, પણ એને થોડુંક લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરો અને તેને ડિસ્ક્રાઈબ કરો। અને ડિસ્ક્રાઈબ કરો છો, પણ જે પોઈન્ટ તમે લખેલો છે આપણે પીપીટીની અંદરથી, તો એની અંદર તમારે અંડરલાઇન કરવાની। એટલે શું થશે કે તપાસનારનું ધ્યાન તરત ને તરત તે અંડરલાઇનવાળા પોઈન્ટ ઉપર જશે, અને એના લીધે શું થશે, અંડરલાઇનવાળો પોઈન્ટ સાચો છે તો કોઈ તપાસનાર આખો સવાલ વાંચવાના નથી। तो ये बात हो गई हमारी एग्ज़ामिनेशन की। फिर से मैं दे रहा हूँ कि हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, और 1-2 क्वेश्चन के और में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारा क्या है कि जो भी हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक, उससे बाहर एक भी टॉपिक जाने वाला नहीं है। इसीलिए आप आज का दिन और कल का दिन दोनों में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है लेक्चर को। मैं अभी आपको कोई नया लेक्चर इसमें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक बार रिवाइज कर लो, शांति से देख लो, क्योंकि हमें जो हमारे लेक्चर के अभी 1-1 घंटे मिलते हैं, तो आप 2 घंटे में तो मेरे हिसाब से 17% सिलेबस आप कवर कर सकते हो। आप ब्राइट स्टूडेंट हो तो जितना हो सके उतना रिवाइज करो, और आपको रटना भी नहीं है, पॉइंट नोट कर लो, और वो पॉइंट को फिर आपको, जैसे अभी तक गुजराती मीडियम वाले गुजराती में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्या करते हैं, पॉइंट को खींच के बड़ा बना देते हैं, तो वही करना है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है उसके लिए उसके अंदर आपको अंडरलाइन करना है। तो मेन फोकस रिवीजन पे रखो, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हमारा अभी लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिर आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू, आपने रेड एंड वाइट ज्वाइन किया है। हम और आप 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई गलती हो तो आप माफ़ कर देना, आपकी कोई गलती तो मैंने ध्यान में ली ही नहीं है। तो थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं जो आपको वीडियो हमारा जो है लेक्चर में पूरा, वो जो हमने आगे रिवाइज़ वाला वीडियो डाला है, वही सेम वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिवाइज़ कर सको। अटेंडेंस में आपको क्या है, असाइनमेंट में सबमिट कराना क्या रहेगा कि अंदर जो भी आता है हमारा क्वेश्चनरी, उसमें से आप कोई भी 3 अपने हिसाब से सबमिट कर दो।
ठीक है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पे। जय भारत विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा वीक है, ये वाला वीक यानी कि ये सैटरडे और संडे, हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन जो हम अभी तक जो हम 10 लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हर 10 लेक्चर के बाद हम रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि आपका जो आगे का जो है वो अब भूल ना जाए और आपको उसमें पकड़ बनाए रखते हैं। क्योंकि जितना पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना याद रखा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीक हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर सिर्फ रिवीजन वीक देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा समय हो गया है, 1-2 महीना, तो आप भूल भी गए होंगे। तो क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा हम बोल सकते हैं, कि जो बिना बोले हमें जो काम करने वाले हैं वो दूसरे को दिखा सके, उसको विजुअलाइजेशन कर सके। क्या होता है विजुअलाइजेशन? यानी क्या होता है? द एबिलिटी टू मेंटली कंट्रोल द विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन। ग्राफिक्स थियरी यानी कि जियोमेट्री और प्रोजेक्शन टेक्निक आती है उसमें। तो हमने बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर। तो एन engineering drawing is a technique drawing which clearly define and communicate a design to other interested parties। क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग? तो एक टेक्निकल ड्राइंग है, आर्टिस्ट ड्राइंग नहीं है। आर्टिस्ट ड्राइंग तो मैंने आपको बताया थी कि जैसे कोई एक चित्र बना रहा हो लैंडस्केप का, या कोई अपने ओर से इमेजिनरी करके कोई चित्र बना रहे हो, वो सब आर्टिस्ट होता है। हमें क्या करना है? इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग के यूज के लिए जो ड्राइंग हम इस्तेमाल करते हैं उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कहते हैं। टेक्निकली ये वो क्या डिफाइन करता है कि हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच और हमारे और हमारी पार्टी के बीच में कम्युनिकेट करता है और पार्टी को इंटरेस्टेड बनाए रखता है। कि आप बताओगे कि आपका काम खत्म होने तक ऐसा दिखेगा, मैं आपका काम इस तरह से करूंगा, आपका जो डायमेंशन है वो ऐसा होगा। तो वो क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अदर पार्टी मे हैव इंटरेस्ट इन द डिजाइन ऑफ द कोलैबोरेशन, प्रोक्यूरमेंट, परचेसिंग, कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, हैंडलिंग और पैकेजिंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है वो आपको पता चल चुका है, लेकिन रिवीजन की तौर से हम देख रहे हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? नॉर्मल ड्राइंग डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है? ग्राफिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स विदाउट द बैरियर ऑफ द लैंग्वेज। Engineering drawing, most commonly referred to as engineering graphics, is the art of the manipulation of design of the variety of the components, especially those related to engineering. Its preliminary consists of the sketching the actual component, for the example of the machine, which is with its exact dimension. The scale of the dimension is the suitability exists so as a properly fit within the contours of the drawing sheet। यहाँ पे एक मशीनरी का एग्जांपल दे दिया है। तो क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? यानी कि वो मशीन का हमें आबेहूब चित्र बनाना है, ड्राइंग्स बनाना है विथ प्रॉपर स्केल, डायमेंशन। स्केल क्या है वो भी आपको पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर स्केल और डायमेंशन के साथ हमें एग्जैक्ट जैसा है वैसा दिखने वाला एक ड्राइंग बनाना है ड्राइंग शीट पर, वो हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्केल क्या है? तो अपने हिसाब से हम डायमेंशन को बड़ा या छोटा, चित्र को बड़ा या छोटा करें उसे स्केल करते हैं। और डायमेंशन कैसे दिया जाता है वो आपको पता है, फिर भी हम देख लेंगे। इन सम केसेस डिपेंडिंग इन द डिसिप्लिन there are area of the particular focus, such as in a case of the structural engineering. Another consideration is the regard to the unit of the measure used. This could be not only metric or imperial, but also the way these are not is the relevant, because it will also reflect the precision of the dimension। अब आप कोई दूसरी
फील्ड ले ले इंजीनियरिंग की, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, हमारा बिल्डिंग है, उसका प्लानिंग, उसकी डिटेलिंग, उसे कैसे प्लेस करना है, वो वहां पे कहाँ पे कितना उसको डायमेंशन देना है, डायामीटर कितना रखना, वो सब हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग सीट के अंदर हमें वो एकदम डिसिप्लिन के साथ एकदम एग्जैक्ट ड्राइंग दिखाना पड़ता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अब प्रोजेक्शन की बात कर ले, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसमें आता है ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक। अब ऑर्थोग्राफिक में क्या है? इन दिस मेथड the object is placed in the space in a such a way that the front view of it is captured in a vertical plane and the top view of the same is captured in the horizontal plane। अब हमें क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि आप अपना फोन आपके आँख के सामने ऐसे खड़ा रखा है, तो उसके पीछे का जो भी पार्ट होगा उसके पीछे आप एक बुक रख दो, तो क्या होगा कि आपको फोन और बुक पे कैसे दिखाई दे रहेगा, उसका परछाई होगा, उसका शेडो होगा जो बुक पे पड़ेगा डायरेक्टली, तो वो हो गया फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे उसका कैप्चर होने वाला है? वर्टिकल प्लेन में। और वैसे वो फोन को आप ऊपर से देखो, टॉप में से देखो, तो नीचे आपका कोई भी टेबल होगा या कुछ भी होगा, वहां पे उसका शेडो पड़ेगा, तो उसका टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैप्चर होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। The projection of the object are perpendicular with the planar screen and hence the name of the orthographic। तो vertical plane, horizontal plane वो क्या है? वो हमारा दूसरा चैप्टर है। जैसे ही हमारा कर्व वाला चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। फिर होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि वो एक सिंपल टेक्निक है। दिस इज अ सिंपल टेक्निक ऑफ द ग्रोइंग एन ऑब्जेक्ट एज अ हाउ once view it, the observer eyes position, height and the distance from the object, all the influence of the outcome of the drawing। Two sub method are adapted for this projection technique, visual ray method और vanishing point। इसमें क्या है? एकदम सिंपल प्रोजेक्शन, सिंपल मेथड है कि आपको जैसे कोई वस्तु दिख रही है, बस वैसा ड्रॉ कर देने का। फिर आता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक यानी कि वो 3D हो बन जाता है। This form of the projection give the total detail in the component under the consideration। The basic principle behind the isometric projection that involve the consideration of the three axes that are the incline of the each other and making the equal angle। यानी कि हम जो वस्तु 3D में बनाना है वो होता है आइसोमेट्रिक में। ऑर्थोग्राफिक में प्लेन में हो गया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में। पर्सपेक्टिव में क्या था? जैसी चीज हमको दिखाई दे रही वैसी बनाने की है। और आइसोमेट्रिक में प्रॉपर 3D हमें ड्रॉ करना है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमें थोड़ा कैलकुलेशन भी चाहिए, क्योंकि 3D ड्रॉ करने के लिए हर एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहने आवश्यक है। कहाँ पे यूज होता है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग की हर एक दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूज हो सकता है और होता ही है। अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का रोल क्या है कि कोई पार्टी है उसे विजुअलाइजेशन कराना, उसके साथ कम्युनिकेशन कराना और डॉक्यूमेंटेशन। रोल ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्जांपल है जो हमने देखा था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वाला है। ड्राइंग का दो प्रकार होता है, एक तो आर्टिस्ट ड्राइंग और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आर्टिस्ट ड्राइंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे डिफरेंस है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिस्ट ड्राइंग। आर्टिस्ट ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या फर्क है? वो ये है आर्टिस्ट ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो प्रकार आते हैं, मैनुअल ड्राइंग और सॉफ्टवेयर वाला, यानी कि कैड ड्राइंग। मैनुअल ड्राइंग जो हम सीट पे अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट यूज करके बनाते हैं उसे बोलते हैं मैनुअल ड्राइंग। और कैड ड्राइंग में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के मदद से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, वीरे हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए
बहुत इस्तेमाल होती है। स्केचअप है, 3D मैक्स है, ऑटोकैड है, वीरे है। ये एग्जांपल है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का। तो पहले तो इंजीनियरिंग सीट आप तो दिख रही है, उसके टाइटल बॉक्स है, एक साइड मशीनरी का ड्राइंग है, दूसरी साइड कोई बिल्डिंग का प्लानिंग का ड्राइंग है। डायमेंशन दी गए हुए प्रॉपरली स्केल में ड्रॉ कर दिए हैं। ये जो हमारा है वो कौन सा है, ये वाला प्लानिंग ड्राइंग है, और ये हमारा सबसे पहले वाला प्रोजेक्शन था वो है। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो ड्राइंग करने के लिए जरूरत होती है हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। तो कौन कौन सी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है? ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग सीट है, सीट होल्डर है, सेट स्क्वायर है। यानी कि ये कैसा दिखता है वो मैं आपको पता ही होगा, फिर भी हम गूगल करके देख लेते हैं। सेट स्क्वायर और ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेट स्क्वायर है ये दोनों। ये हमारा एंगलर है, एंगल मापने के लिए स्केल है। ये हो गया सेट स्क्वायर। प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास, ड्राफ्टर, पेंसिल, पेन, इरेजर, सीट होल्डर, फ्रेंच कर्व, कभी कभी सेलो टेप, सैंड पेपर, ड्राइंग पेंसिल। ये सब हमारा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के इंस्ट्रूमेंट है, जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हम ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ड्राइंग बोर्ड यानी कि ड्राइंग टेबल। तो उसकी साइज हमारे पास स्टैंडर्डाइज साइज है mm के अंदर, और उसका डेजिग्नेशन है B0, B1, B2 और B3। उस हिसाब से उसकी साइज 1000 mm by 1500 mm, 700 mm by 1000 mm, 500 mm by 700 mm, 350 mm by 500 mm। ये उसकी साइज है। किसका बना रहता है? तो हमारा वुडन मटेरियल होता है वो बनाने के लिए। ये बात हो गई हमारी ड्राफ्टर की। ड्राफ्टर के साथ है डबल पैरेलल बार होता है, क्लैंप होता है, स्केल होता है, प्रोटेक्टर होता है और पाइवोट होता है। तो ये पूरा ड्राफ्टर है, जिसकी वजह से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूज होता है ड्राफ्टर का। ड्राफ्टर को कैसे सेट करना होता है? तो ड्राइंग बोर्ड, स्टैंड पर ड्राइंग बोर्ड रखा है, उसके ऊपर सीट रखा है और वहां पे हमने ड्राफ्टर सेट कर दिया है। फिर बात आती है ड्राइंग शीट की लेआउट। तो ड्राइंग शीट की अलग अलग साइज रहती है, लेकिन सबसे पहले लेआउट में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको चारों ओर से मार्जिन को रेगुलर मार्जिन छोड़ के टाइटल बॉक्स बनाने का होता है। सभी के साइज सेम ही होते हैं। मार्जिन हर तरफ से 2-2 सेंटीमीटर यानी कि 20-20 mm का होता है। लेफ्ट साइड पे 13 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर का रहता है, और राइट बॉटम कॉर्नर पे हमें टाइटल बॉक्स बनाना होता है 150 by 50 mm का। टाइटल बॉक्स में कैसे सैंपल होता है? टाइटल बॉक्स का सैंपल है ये जो है हमारा ड्राइंग प्रोजेक्शन की सिंबल है। जैसे ऑर्थोग्राफिक की अलग हो गई, आइसोमेट्रिक की अलग हो गई, ये हमारा वो सिंबल है कि हम किस प्रकार से ड्राइंग, किस मेथड से ड्राइंग हमें प्रिपेयर किया है। वो सीट की साइज तो हमें पता है A0 से लेके A4 तक डिफरेंट साइज की सीट अवेलेबल है मार्केट में। आप साइज आपको पता रहनी चाहिए। ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जीपीएससी है और कुछ, तो उसमें अंदर भी ये बात तो आती है कि A0 A1 साइज है तो उसकी साइज क्या रहती है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है सीट के साइज का। पेंसिल, तो पेंसिल में भी 2 टाइप आती है, हमारी रेगुलर ग्रेफाइट वाली और क्लच पेंसिल। क्लच पेंसिल हम इस्तेमाल करते नहीं है ड्राइंग के अंदर, हमें हमारी जो रेगुलर वुडन पेंसिल आती है उसे इस्तेमाल करने की रहती है। और उसमें लाइट डार्क का तो वेरिएशन हमें मिलता है, जैसे 7B, 6B, 2B। H वाली पेंसिल आती है, वो हार्डनेस आती है। लाइंस, तो कौन सी लाइन को क्या डिनोट करती है?
वो हमने देखा था कंटिन्यूअस थिक, कंटिन्यूअस थिन, उसका इस्तेमाल विजिबल आउटलाइन, विजिबल एज, फ्री हैंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस विद जिगजैग, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये सब लाइन का इस्तेमाल किस प्रकार से कहाँ करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कि अगर आपको कंटिन्यूअस लाइन दिखानी है, कोई आउटलाइन है, हमारी बॉर्डर दिखानी है, तो वहां पे हम कंटिन्यूअस थिक, फिर कोई प्रोजेक्शन लाइन है या हैचिंग लाइन है तो हम कंटिन्यूअस थिन कर सकते हैं। जिगजैग लाइन है, डैश लाइन है, चेन लाइन विद डबल डैश है। हिडन लाइन के लिए हम कौन सी डैश लाइन इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल लाइन के लिए चेन लाइन इस्तेमाल करते हैं। ये सब एग्जांपल है सभी लाइन का कि कहाँ पे कैसा लिखा है। सेंट्रल लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, फैंटम लाइन, सेंट्रल लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, विजिबल लाइन। ये B1, B2, G3, P1 वो क्या है, तो यहाँ पे जो नोटेशन दिए गए हैं वो है। A1 तो विजिबल लाइन है, B2 है तो डायमेंशन लाइन, तो इसमें देखने का B2 कहाँ पे है, यहाँ पे रहा, तो B2 हमारी जो है वो डायमेंशन लाइन हो गई अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वो वैसे यह में से नहीं है, मुझे लगा कि ये लाइन यहाँ पे ले लो, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये प्रमाणीकृत किया गया है सभी लाइन और उसके टाइप। ड्राइंग स्टैंडर्ड यानी कि आंसी है। ISO जो हमारे इंडियन में फॉलो होता है वो क्या है, BIS। ISO कहाँ का है, इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। उसके अनुरूप सब हमें क्या दे दिया है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। कन्वेंशन, कमेंट्री एक्सेप्ट, कन्वेंशन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो। फिर लेटरिंग, तो लेटरिंग के लिए सिंगल स्ट्रोक लेटर, उसमें वर्टिकल और इंक्लाइन होता है तो 75 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इसे रखना पड़ता है। लोअर केस का हम इस्तेमाल जनरली करते नहीं है, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें ही लोअर केस का इस्तेमाल होता है, हम सभी जगह अपर केस लेटर ही इस्तेमाल करते हैं। फिर साइज ऑफ द लेटर, मेन टाइटल के लिए 6 से 8 mm, सब टाइटल लिए 3 और 6 mm। ये सब लेटरिंग आपको रेडीमेड भी मिल सकते हैं। जैसे आपने कोई नया कंपास पेटी लिया हो तो उसके अंदर वो ABCD वाला लिखा होता है, उसे बोलते हैं पेंसिल, और पेंसिल के अंदर सभी mm के अनुरूप आपको लेटरिंग दे दिया है। 10 mm से स्टार्ट करके 8 mm से स्टार्ट करके हुए जितना भी आपको चाहिए वो उसके अंदर होता ही है। आपको सब उसके वो ऊपर रख के पेंसिल से आपको सिर्फ उस पर स्केच बना के कंप्लीट कर देना होता है। ये हो गया लेटरिंग। फिर आता है डायमेंशन, कि डायमेंशन कैसे दी जाए, वो फंक्शनल डायमेंशन और डेटम डायमेंशन। फंक्शन डायमेंशन क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इंडिकेट करता है। डेटम डायमेंशन पर्टिकुलरली पोजीशन देता है, मानो कि ये डेटम हो गया क्योंकि ये सर्कल का पोजीशन एज से हमें कंप्लीट करता है। फिर ए हो गया हमारा कौन सा डायमेंशन, फंक्शनल डायमेंशन, जो हमें लेंथ, ब्रेथ और डायमीटर देता है। फिर एरो का भी मैंने आपको बताया था, खास ध्यान रखना है कि 1/3 के नोटेशन में हमारा एरो जो है वो ड्रॉ होना चाहिए। एरो हेड बोलते हैं, डायमेंशन लाइन है। ये बात हो गई एरो की, ओपन एरो, क्लोज एरो और क्लोज विथ सील एरो। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, नोट, उसका क्या क्या फंक्शन है वो देख दिया है। थिन कंटिन्यूअस लाइन यूज्ड इन द इंडिकेट द मेजर डायमेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइन। एरो हेड क्या डिनोट करता है कि वो टर्मिनल है डायमेंशन लाइन का, कोई नोट्स देती है, सिंबल बताता है। फिर यूनिट ऑफ द डायमेंशन, तो डायमेंशन शुड बी गिव इन द मिलीमीटर, हम mm में ही देते हैं अदरवाइज कोई, और हमें सेंटीमीटर में लिखना हो तो सेंटीमीटर में, लेकिन हमें एक नोट साइड पे लिख देनी चाहिए, लिखनी पड़ती है कि नोट करके ऑल डायमेंशन आ रही ना mm, जो mm में है तो सेंटीमीटर में, तो ऑल डायमेंशन आ रही ना सेंटीमीटर। डायमेंशन के टू मेथड है, जैसे कि चेन डायमेंशन और सीरीज पैरेलल डायमेंशन, स्पेसिंग और ऑर्डिनेट सिस्टम।
चेन डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, कभी कभी कॉम्बाइन भी हम यूज कर लेते हैं और प्रोग्रेसिव भी आ जाता है। टाइप ऑफ द डायमेंशन, अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे आप देखो दोनों में क्या फर्क है कि हमारी जो लाइन है, एरो लाइन है, वहां पे लेटर कैसे रख दिए है, यानी कि हम अलाइन सिस्टम में बॉटम एज और राइट हैंड दोनों से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें तो यूनिडायरेक्शनल में बॉटम एंड से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है अलाइन में P और S का, देख रहे हो आप, बस वही डिफरेंस है अलाइन और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। ये सब इम्पोर्टेंस रूल है डायमेंशन के लिए, कैसे कैसे आप डायमेंशन दे सकते हैं। रेडियल का डायमेंशन है, एंगल का डायमेंशन है, चैम्फर का डायमेंशन है, ट्रेपर सेक्शन ऐसे डायमेंशन होता है, 1 जेम उसमें स्लोप देना पड़ता है। फिर बात करते हैं स्केल की। डायमेंशन फॉर द लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस। स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं कि कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, यानी कि आपको हवाई जहाज सीट के अंदर ड्रॉ करना है, तो आप एग्जैक्ट माप लेगो कि कितने एक सीट में तो ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसे स्केल ले लेते हैं छोटा, यानी कि बाहर का जो 10 मीटर है वो हम सीट पे सिर्फ 10 mm ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया कि हमने 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm उतनी स्केल ले ली, तो वो हो गया हमारा स्केल। और स्केल में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF, तो क्या होता है डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग अपन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात हो गई हमारी स्केल की। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, पहले 3 लेक्चर के जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ पे कैसे हम डायमेंशन देते हैं, किस तरह से अलग अलग नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, स्केल क्या है, वो सब। चलो मैं आपको इधर एक आपको क्वेश्चन देना है ना। What is the engineering drawings? दो क्वेश्चन है कि स्केल क्या है और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF की डेफिनेशन या फिर इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में आप क्या जानते हो, क्या आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में। ये है हमारे आज के 2 लेक्चर। कल के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग कर्व जो स्टार्ट किया था उसका रिवीजन करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में जो हमने इंजीनियरिंग कर्व एलिप्स ड्रॉ किए थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसका फोटो खींच के आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया था। आपने किसी ने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पाड़ के रख दिया था, किसी ने क्या किया था, कोई एक ने ड्रॉ किया हुआ, सभी को एक जैसा ही ड्रॉ होता है क्या। तो वो मैंने आपके सबके असाइनमेंट देखे थे, सभी स्टूडेंट का एक ही जैसा ड्राइंग, सेम टू सेम ड्राइंग, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने वहां पे आप सबकी एब्सेंट लगाई थी। 2-3 स्टूडेंट जो थे जिसने परफेक्टली ड्रॉ किया था वो सबकी मैंने प्रेजेंट लिखी थी। बाकी जिसने भी स्क्रीनशॉट भेजा है और जिसका भी एक जैसा फोटो है सभी में, वो सभी का मैंने एब्सेंट किया था। तो आप प्रॉपर्ली ध्यान रखना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे ही आप हमको कोई भी असाइनमेंट दे देते हैं। कोई तो ड्राइंग के अंदर कोई C++ वाले असाइनमेंट डाल देता है, तो ये सब नहीं चलेगा। आपकी मैंने एब्सेंट लगाई थी, तो आप प्रॉपर्ली मुझे असाइनमेंट सबमिट कराना। मैं आप हर की एक असाइनमेंट को चेक करता हूँ, ठीक है। पहली बार था इसलिए जाने दिया था, लेकिन अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तो चलो मैं रखता हूँ यहाँ तक।